मदन लाल ट्रेन चलाने के लिए तैयार थे। कुछ ही समय बाद वो ट्रेन को शुरू कर देते हैं और ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती है। आज उनके सहायक लोको पायलट श्याम कुमार थे। कुछ ही देर बाद ट्रेन शहर के स्टेशन को पार कर जाती है। ट्रेन रफ्तार पकड़ती है। मदन लाल बड़े ध्यान से सामने की तरफ देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर श्याम कुमार अपने मोबाइल में व्यस्त थे। लेकिन अचानक से फ़ोन की रिंग बजती है। श्याम कुमार फ़ोन उठाते हैं और चौंक के बोलते हैं, अच्छा कैसे? अरे भाई बहुत बुरा हुआ। अरे अरे यार, अभी तो उसकी कोई उम्र भी नहीं थी इतनी। सुन के बहुत बुरा हुआ, सच में बहुत बुरा हुआ। चलो अब हम कर ही क्या सकते हैं, तो कैसे करेंगे अब? जो भी करना है उनके आखिरी क्रियाएं को सारा करना है। अब मदन लाल जो बात सुन रहे थे उनसे उनको ये तो अंदाज़ा हो रहा था कि शायद किसी की मौत की खबर मिली है, लेकिन किसकी मौत की खबर मिली है ये अंदाज़ा उनको बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब उनको ये अंदाज़ा लगता है या यूं कहें कि ये उनको खबर मिलती है तो रोंगटे उनके भी खड़े हो जाते हैं। जैसे ही श्याम कुमार फ़ोन कट करते हैं उनके चेहरे पर उदासी साफ तौर पर नजर आ रही थी। मुंह उनका लटका हुआ था। मदन कुमार कहते हैं, श्याम भाई सब सुना तो है मैंने, जो फ़ोन पे सुना उस पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब ठीक ठाक है, लेकिन बता क्या हुआ? कहता भाई एक अपना ही यार, अपना ही लोको पायलट था, उसकी डेथ होगी। कैसे? कौन? यार आप पता नहीं जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, अभी कुछ ही देर पहले, मतलब कुछ ही साल पहले उसने ज्वाइन किया था आपके साथ, पता नहीं ड्यूटी लगी कि नहीं उसकी। अरे नाम तो बता। और ताहिर ताहिर वही तो नहीं, छोटी सी उम्र का भी थोड़ी, हाँ वही वही। कैसे? अरे भाई वो तो उसने तो एक बार मेरे साथ सफ़र किया था, लेकिन कैसे हुआ पता नहीं यार, वो उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। ओहो हो, बहुत बुरा हुआ। अब जो हाल श्याम कुमार का था वही हाल मदन कुमार का भी था, क्योंकि मदन कुमार ने भी एक बार सफ़र, यानी एक बार मदन कुमार को ताहिर ने को असिस्ट किया था। लेकिन जो वो सफ़र था मदन कुमार जिंदगी भर नहीं भूल सकते। मदन कुमार अपनी रिटायरिंग एज पर थे। उस एज में ना जाने कितने लोको पायलट्स के साथ उन्होंने सफ़र किया, कितने लोको पायलट्स को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी। कईयों का नाम उनको याद नहीं होगा, लेकिन ताहिर का नाम उनको, या कहें कि ताहिर के बारे में उनको खास तौर पर पता था। वो सफ़र कभी भूल नहीं सकते थे। अब कुछ समय के लिए उस कैबिन में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, जैसे मौत का सन्नाटा था। दोनों ताहिर को जानते थे, उसके बारे में उनको याद आ रही थी। अभी उम्र भी कुछ 30 वर्ष के आसपास ही थी। इतनी जवान मौत के बारे में सुनकर जो अगर उसको जानता हो, किसी का भी दिल तो दहलना लाजमी है। ऊपर से ये भी कि चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। किशन कुमार तो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि भाई ऐसा क्या हुआ होगा, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई यार। अब मान सकते हैं कि घरेलू वजहों की वजह से भी कई बार इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, और पता नहीं क्या चक्कर हुआ होगा। मदन कुमार झट से कह देते हैं, किशन। हाँ जी मदन जी बोलिए। क्या तुमने कभी सफ़र किया है ताहिर के साथ? नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं किया। फिर कैसे जानते हो तुम? अरे ताहिर मुझे मिलता रहा है, जब कभी भी हम मिलते हैं, मेरी 3-4 बार उससे बात हुई है। सफ़र तो नहीं कभी किया, लेकिन जब भी हम मिलते हैं, कभी ट्रेनिंग छोटी मोटी हो या कभी कोई सम्मेलन हो, इलेक्शन में भी 1-2 बार मुझे मिला है, जो ट्रेन इनके रेलवे के इलेक्शन होते हैं। उसके अलावा बस यही जान पहचान थी। बड़ा स्वभाव अच्छा था बेचारे का, बस उसी के बारे में बार बार याद कर रहा हूँ। उसके माँ बाप क्या बीतेगी उन पर। मदन कुमार कहते हैं, हाँ वो बात तो ठीक है। अच्छा मदन जी, आपके साथ तो फिर किया होगा ना? आप भी कह रहे हो कि हाँ सफ़र किया। हाँ बस एक बार ही किया था, फिर उसके बाद मैंने ही दरख्वास्त दे दी थी कि प्लीज़ ताहिर को मेरे साथ को लोको पायलट मत करना। ऐसा भी क्या हो गया मदन जी? मदन जी कहते हैं कि भाई अब जो इंसान इस दुनिया से चला गया है, क्या कहूँ उसके बारे में, नहीं फिर भी कुछ बताइए तो सही। अरे यार दिल नहीं कर रहा श्याम, क्योंकि अभी अभी उसकी मौत की खबर सुनी है मैंने, और सच में बड़ा मन परेशान है। अच्छा लड़का था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या कहूँ उसके बारे में। खैर अभी मन नहीं है श्याम। ऐसा करते हैं, वापसी में भी तो सफ़र में आना ही है। अभी तो हमें जहाँ पर जाना है 2 दिन लगेंगे, उसके बाद फिर वापसी में भी हमने सेम एक ही लोको पायलट में आना है, तो फिर हम बात करेंगे। मूड तब तक मेरा ठीक हो जाएगा। श्याम कुमार को भी मौके की नज़ाकत का पता था।
कि ठीक है अभी वक्त नहीं है, तो वो भी इंतज़ार करना ही सही समझते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल इंतज़ार नहीं कराऊँगा। हालाँकि आप बहुत इंतज़ार कराते हैं। आप में से कितने व्यूअर्स हैं जो आकर किस्सों को सुनते भी हैं, रोज़ के एपिसोड को सुनते भी हैं, पॉडकास्ट को सुनते भी हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन एक काम बहुत ज़रूरी नहीं करते हैं, वो है सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइबर्स की गति बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जो मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है। तो ये उम्मीद है मेरी कि आप जो चिंता है मेरी इसको कम करेंगे, और जल्दी से जो ये लाल बटन है सब्सक्राइब का, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब किया। देखते हैं कितने सब्सक्राइब आएंगे इस वीडियो पर। साथ के साथ ही लाइक हाइप जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। किस्सा बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ट्रेन ड्राइवर या लोको पायलट के जो किस्से हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, और ये रेयरेस्ट किस्सों में से एक है। तो इस पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी बनता है। अब हम बढ़ते हैं इस किस्से के मेन पड़ाव की ओर, जहाँ से किस्सा शुरू होता है। क्या ऐसा हुआ मदन कुमार के साथ जिसके बाद उन्होंने कहा कि भाई वो ताहिर के साथ दोबारा कभी भी लोको पायलट शेयर नहीं करेंगे। ताहिर कौन था, उसकी मौत हुई, लेकिन क्यों मदन कुमार को ऐसा लगता था कि जो उसने ट्रेन से छलांग मारकर यानी कि अपने आप को खुद खत्म किया, उसके पीछे वही राज है जिस दिन उन्होंने ताहिर के साथ सफ़र किया और उन्हें उसी खौफनाक मंजर का सामना करना पड़ा। 2 दिन बाद ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंचती है, और उसके बाद फिर जब वापसी होती है तो इन्होंने, कृष्ण कुमार ने फिर किस्सा छेड़ा, फिर जिक्र छेड़ा कि भाई मदन कुमार जी अब तो वापसी पे चल रहे हैं। मालगाड़ी, मदन कुमार जी बेसिकली मालगाड़ी के लोको पायलट हैं, और जब इन्होंने ताहिर के साथ सफ़र किया था तब भी ये मालगाड़ी के लोको पायलट ही थे। अब कृष्ण कुमार जी याद कराते हैं मदन जी को, 2 दिन का सफ़र, एक आधा दिन इन्होंने रेस्ट भी की थी। इस बात को 3 दिन बीत चुके थे। बीच बीच में कृष्ण कुमार जी को खबर मिल चुकी थी कि ठीक है अब उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया ताहिर को। और जैसे माता पिता का तो बुरा हाल था, जो भी सारे रेलवे में जो भी उनको जानते थे, एक शौक की लहर थी। लेकिन अब समय कभी रुकता नहीं है, जैसे ट्रेन हमेशा चलती रहती है, कुछ देर स्टॉपेज लगाकर, वैसे ही ज़िंदगी है। ये बात ताहिर ने की थी जो अब मदन कुमार को याद आ रही थी। इसी बात से वो जिक्र शुरू करते हैं। मदन कुमार ये कहते हैं, यार ताहिर ने ना कुछ समय बाद मुझसे ये बात की थी, बस अब वो मुझे सारा वाक्य शुरू से लेकर आखिर तक याद आ रहा है। बड़ी सर्द रात थी, सर्दियों के दिन थे। मुझे चिंता हो रही थी कि भैया अगर रास्ते में कोहरा मिला तो वैसे भी हमारी मालगाड़ी है, बाकी सब ट्रेनों को रास्ता देकर ही हमें जाना होता है, रुक रुक कर जाएंगे, बहुत बुरा लगेगा मुझे। मैंने देखा एक बड़ा जवान सा लड़का लोको पायलट में चढ़ता है, अपना इंट्रोडक्शन कराता है, सर मैं ताहिर, आज की ड्यूटी आपके साथ ही है। मदन कुमार कहते हैं, हाँ बेटा मुझे पता है, क्योंकि इनके पास तो सारी डिटेल होती है किसके साथ करना है। थोड़ी बहुत फॉर्मल इंट्रोडक्शन होती है, उसके बाद फिर कहते हैं चलो भाई लंबा सफ़र है, 3 दिन का सफ़र है, और उसके बाद फिर हम अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। पहली बार तुमसे मिल रहे हैं, इसी बहाने अच्छे तरीके से बातें भी होंगी। ताहिर हंस के कहता है, जी हाँ वो तो है, बिल्कुल ठीक बात है, ठंड बहुत है आज सर। मदन कुमार कहते हैं, हाँ ठंड का कोई दिक्कत नहीं है, हमने कौन सा ओपन चलानी है ट्रेन, लेकिन दिक्कत है कोहरे की। अगर कोहरा सच में बहुत हुआ तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो ये दुआ करना कि रात के समय में कोहरा ना ही हो। ताहिर कहता है, जी हाँ ये तो है, मैंने भी कुछ ड्राइव्स की हैं कोहरे में और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस कुछ समय बाद जब इनको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो ये ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन से निकलना शुरू कर देती है। उसके बाद फिर जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलती है, शहर से बाहर निकलती है, और अब आसपास खेत ही खेत थे, पटरियों पर इनकी मालगाड़ी चलते जा रही थी। सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि उस जगह पर ये 2 जाने थे। कुछ समय दोनों में बातें होती हैं। फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद परिवार के बारे में बात होती है, ताहिर अपने बारे में बताता है, मदन कुमार अपने बारे में बताते हैं, और उसके बाद बातें करते करते, हंसी मजाक की बातें करते करते ताहिर थोड़ा सा गहरा हो जाता है, यानी कि उसकी बातों में गहराई आ जाती है। जैसा मैंने ये कहा कि हमारी मेन डिस्कशन यहाँ से शुरू हुई थी, जब ताहिर कहता है कि
जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है जैसे ये ट्रेन चल रही है। बस रास्ते में जो स्टॉपेज आते हैं वहाँ पर रुकना होता है। कई लोग आते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, ऐसे ही कई लोग हमें मिलते हैं, बिछड़ते हैं और उसके बाद फिर सफ़र चल पड़ता है। लेकिन कई कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जिनके बिना सफ़र आगे बढ़ता तो रहता है लेकिन अधूरा होता है। मदन कुमार ताहिर को देखकर हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि अरे बेटा, मुझे लगता है कि जो ये यात्री था कोई स्पेशल ही था। ताहिर के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है और कहता है जी कुछ ऐसा नहीं है। तो मदन कहते हैं अरे बेटा, मैं कौन सा तेरे मम्मी पापा को शिकायत लगा दूंगा, अब तू कमाने कुमाने वाला हो गया है, कोई लड़की का चक्कर था। ताहिर धीरे से हाँ में सर हिलाता है। अच्छा, तो क्या अभी चल रहा है कुछ के? तो ताहिर कहता है नहीं कुछ नहीं है ऐसा, बस खत्म, जो कुछ था खत्म हो चुका है। अंकल कहते हैं कि क्या हुआ, घर वाले नहीं माने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर दरअसल जिसको मैं प्यार करता था, राशिदा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। सुन के एक धक्का सा लगता है मदन कुमार को। कभी उन्होंने राशिदा का नाम सुना भी नहीं था, उसको तो जानते भी नहीं थे। ताहिर को भी तो वो पहली बार मिल रहे थे, लेकिन अब एक अपनेपन का एहसास होता है कि जैसे एक इंसान अपना समझकर बात कर रहा है और उसकी कोई पर्सनल लॉस है, उसको उसको महसूस करके जैसे मदन कुमार को फील हो रहा था। और उनको बड़ा अजीब लगता है, दुख भी होता है और कहते हैं बेटा कैसे, क्या हुआ? ताहिर कहता नहीं सर, बस ऐसे ही कुछ वो परेशान थी और एक दिन उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। मदन कुमार सोचते हैं कि क्या बेटा कुछ तुम्हारे रिलेशन की वजह से? नहीं नहीं, पता नहीं, कोई ख़ास बात उसने मुझसे की भी नहीं कि क्या हुआ, बस एक दिन वैसे ही पता लगा कि उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। इसी चीज़ का तो गम है, मुझसे बात की होती, पता लगता क्या हुआ है, मैं भी कुछ कर पाता। अब ट्रेन उस मुकाम पर धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी जहाँ पर कोहरा तो बिल्कुल नहीं था। इसको देखकर मदन कुमार भी बड़े निश्चिंत थे। कहते हैं शुक्र है भाई कोहरा नहीं है, दूर दूर तक मुझे कोहरे की कोई चादर दिखाई नहीं दे रही, ये बात अच्छी है। लेकिन ठंड बहुत है भाई, क्या थर्मस वो पड़ी है, निकालो चाय पीते हैं। अब ताहिर थर्मस निकालता है, दोनों चाय पीते हैं। मदन कुमार ताहिर का मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई अब जैसे तुमने कहा कि सफ़र है, सफ़र में कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं। अब कोशिश करो कि कोई ऐसा यात्री साथ में मिले जो सारी उम्र तुम्हारा साथ निभाए। मैं जो कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कर रहे हो ना? ताहिर हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, शायद जब मैं इस अपने आप को इस लायक समझूंगा तो उस दिन इसके बारे में भी सोचेंगे। मदन कुमार इसके बारे में ज़्यादा कोई बात करते नहीं हैं और वो सोचते हैं कि भाई अब जवान लड़का है, जितना मैं कह सकता था उतना कह दिया, इतनी जान पहचान भी है नहीं कि मैं उसको ज़्यादा लेक्चर दे सकूं, तो ठीक है, इतना ही काफ़ी रहेगा। लेकिन जैसे ही अभी ये चाय पी रहे थे, धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक ताहिर के हाथ से चाय गिर जाती है और वो चीख के कहता है वो फिर आ गई। तो मदन कुमार कहते हैं एकदम हिल के, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कौन आ गई, किसकी बात कर रहा है? वो देखिए, वो देखिए। अब वो ताहिर पीछे की तरफ देख रहा था। जाहिरी तौर पर अगर उसने किसी को देखा होगा, ट्रेन की स्पीड के हिसाब से वो चीज़ पीछे छूट गई होगी। मदन कुमार भी जल्दी से उठकर भाग के देखते हैं, अरे भाई किसकी बात कर रहा है, क्या देख लिया तूने? वो आपने देखा नहीं उसको? ताहिर को मदन देखते हैं, कहते हैं किसको नहीं देखा भाई? अरे वो वहां पर खड़ी थी, बिल्कुल साइड में खड़ी थी। कौन खड़ी थी पता नहीं, वो कोई लड़की थी शायद। जैसे मानो ताहिर कोई बात को छुपा रहा था, कोई ऐसा राज था जिसके बारे में ताहिर खुल के बात नहीं कर रहा था। बस जो उसने मंजर देखा, उस मंजर को देखने के बाद उससे रहा नहीं गया, हालांकि वो बात को पलटने की कोशिश तो कर रहा था। मदन कुमार गौर से देखते हैं, जितनी उनकी नज़र जा रही थी दूर दूर तक सिवाय गहरे अंधेरे के कोई नज़र नहीं आ रहा था। दूर से लाइट्स तो नज़र आ रही थी सिग्नल की, कुछ ऐसे बोर्ड नज़र आ रहे थे जिन पर रिफ्लेक्शन पड़ रही थी लाइट की, इसके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। और मदन कुमार हंस के कहते हैं अरे ताहिर सच बता, तू कितना सफ़र कर रहा है, मतलब ये कितनी बार चल रहा है? ताहिर कंपकपाती आवाज़ में कहता है मेरे हिसाब से सतवां आठवां होगा। तो मदन कुमार ऊंची ऊंची हंसने पड़ते हैं, अरे भाई अभी तो इन ट्रैक्स पर तुझे बहुत कुछ नज़र आएगा। यहाँ पर हर तरह का जानवर नज़र आएगा, हर तरह के भूत प्रेत नज़र आएंगे, हमने बहुत देखे हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब मदन कुमार ये बात कहते हैं तो ताहिर
अपने माथे से पसीने को पोंछते हुए। इतनी कंपकपाती सर्दी के बावजूद अपने माथे से पसीने को पोंछते हुए कहता है, नहीं नहीं वो सच में थी सर, सच में थी। अरे भाई वहम होगा तेरा। कई बार क्या होता है कि जो ये आसपास के लोग होते हैं ना, ये कपड़ा वगैरह टांग देते हैं, हवा की वजह से कपड़ा हिलता है, ऐसे लगता है कि खड़ी है। हमें भी बहुत, जब मैं जवान होता था ना, उसको दिलासा देने के लिए, जब मैं जवान होता था तो भाई मैं भी बहुत डर रहा था, लेकिन अब खत्म हो चुका है डर। खैर, ताहिर अब अपने कंपकपाते हाथों से वो जो कप गिरा था उसको उठाता है, माफ़ी मांगता है कि मैंने गंदा कर दिया। तो मदन कुमार कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, साइड में मोप पड़ा है, जल्दी से साफ कर दो ताकि चिपक ना जाए चाय, और उसके बाद फिर दोबारा से चाय पियो, थर्मस में काफ़ी चाय पड़ी है। ताहिर नाम में सर हिलाता है, कहता है नहीं नहीं बस अब कुछ नहीं, अब नहीं पीऊँगा। चलो, मदन कुमार कहते हैं कि लड़का डर गया है, नहीं नहीं बात है, कोई बात नहीं। कुछ समय बीतता है। अचानक से ताहिर फिर से एकदम हड़बड़ा के उठता है, अरे ट्रेन रोको, वो बीच में खड़ी है। जैसे ही मदन कुमार बीच में देखते हैं, अब जिस चीज को ताहिर देख रहा था, वो चीज को मदन कुमार भी बिल्कुल सामने अपने देख रहे थे। कोई चीज उनके पास आती जा रही थी। दूसरे शब्दों में कहें, कोई चीज तो वहीं पर वहीं खड़ी थी, लेकिन ट्रेन उनके पास जाती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ ही देर में ट्रेन और उस चीज में टक्कर हो जाएगी। सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत दिखाई दे रही थी। शायद उसके बाल बड़े होने की वजह से ये मान रहे थे कि वो औरत होगी, जिसकी पीठ ट्रेन की तरफ थी। चेहरा उसका नजर नहीं आ सकता था। ट्रेन की तेज रोशनी में उसके कपड़े और चमक रहे थे। देखते ही देखते जब ट्रेन बिल्कुल पास आने लग पड़ती है, रिस्क नहीं ले सकते थे मदन कुमार। उसका कारण यह था कि ट्रेन बहुत स्पीड में थी। अगर वो इमरजेंसी ब्रेक मारते तो मालगाड़ी थी, एकदम से भरभरा के उसके जो डिब्बे थे पटरियों से इधर उधर जा गिरते। मौका नहीं था। लेकिन मदन कुमार और ताहिर क्या देखते हैं कि वो जो भी चीज़ थी अचानक से वैसे ही मुंह के बल लेट जाती है और ट्रेन ऊपर से गिर जाती है। पहले तो सिर्फ ताहिर को इतनी शदीद सर्दी में पसीने आ रहे थे, अब मदन कुमार का भी वही हाल था। मदन कुमार बहुत ऊंची चिल्लाकर कहते हैं, पागल लड़की, हमारी ट्रेन मिली थी इसको मरने के लिए। अब ताहिर घबराते हुए कहता है, सर वो लड़की थी क्या? तो ताहिर कहते हैं, अरे बेटा तुझे नजर नहीं आ रहा, लंबे लंबे बाल थे, पता नहीं क्या खुद को खत्म करने के लिए आई थी। शुक्र है लेट गई, मुझे लग गया मरी नहीं होगी, बच गई होगी, अगर उसने अपना सर ऊपर नहीं किया होगा। ताहिर कहता है, नहीं वो लड़की नहीं थी सर, वो भूतनी थी। मदन कुमार ताहिर की तरफ हैरानी से देखते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा समझ सकता हूँ, तेरा अभी नया नया करियर है। मैंने तुझे कितनी बार कहा ना कि ऐसे कई चीज़ें मिलते हैं जब हम सफ़र करते हैं। गायें सामने आ जाती हैं और पशु सामने आ जाते हैं। कई बार ऐसे इलाकों में जाते हैं, हाथी सामने आ जाते हैं, बेचारे कट के मर जाते हैं। और ये तो जानवर हैं, जब इंसान सामने आते हैं तब बहुत बुरा हाल होता है। कई बार मैं आज जैसा सीन हुआ ना, ये तो लड़की लेट गई। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान हमारे सामने खड़ा होता है रात के समय में, रोशनी उस पर पड़ रही होती है, उसका चेहरा, उसका दुख हमें साफ तौर पर नजर आ रहा होता है कि वो मरना तो नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, क्या उसके घर की कोई समस्या रही होगी, कितना वो दुखी रहा होगा कि वो ट्रेन के सामने आकर खड़ा हो गया है। उसका रोता हुआ चेहरा हमने देखा है, लेकिन हम ट्रेन नहीं रोक सकते थे क्योंकि इतना कम डिस्टेंस रह जाता है कि ट्रेन रोकी नहीं तो सारे की सारी ट्रेन पलटी, उसमें से हम भी मरते। हमें मजबूरी में ट्रेन की स्पीड को कम तो कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, और ट्रेन की स्पीड चाहे 20 पर भी हो, इंसान को लगे तो इंसान का मरना निश्चित है। यही उनके साथ होता था। मेरी रिटायरमेंट को कुछ ही साल बचे हैं और मैंने इस अपनी सारे करियर में इतने हादसे देखे हैं कि अब तो मुझे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कोई परेशानी होती नहीं, होती है लेकिन मैं उसको जाहिर नहीं कर सकता। लेकिन तू अभी नया है, धीरे धीरे तुझे भी आदत पड़ जाएगी। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, अचानक जो लोको पायलट का दरवाज़ा होता है, बाहर से कोई उसको खटखटाता है। क्या ये कभी मदन कुमार के साथ हुआ? नहीं। मदन कुमार जल्दी से वॉकी टॉकी उठाते हैं, कांपते हैं, अरे भाई तू है? गार्ड का जवाब होता है, सर मैं कहाँ हूँगा,
आपको पता होगा कि जो मालगाड़ी के बिल्कुल आखिरी में कैबिन होता है, गार्ड वहां पर होता है, वो वहीं पर बैठा हुआ था। तो फिर कौन है? ताहिर कंप कपाती हुई आवाज में कहता है, सर ये वही है, ये पीछे है मेरे, ये आज भी पीछे आ गई। मदन कुमार शायद से अच्छे से इस बात को नोट नहीं कर पाते कि वो पीछे है मेरे, सिर्फ इतना ही सुनते हैं कि ये वही है। मदन कुमार थोड़ा गुस्से से कहते हैं, अरे कौन है यार, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। जल्दी से ताहिर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। मत, आपको क्या ऐसा कोई लग रहा है कि चलती हुई ट्रेन में ऐसे कोई दरवाज़ा खटखटाएगा? कौन चढ़ा होगा चलती हुई ट्रेन में? मदन कुमार को बात तो ठीक लगती है, तो फिर कहते हैं कि भाई ये कौन है, क्या चीज़ है? ताहिर कहता है, बस दरवाज़ा मत खोलना, ऐसे ही रहना, दरवाज़ा मत खोलना। मदन कुमार डर चुके थे, अब वो डर चुके थे, क्योंकि जो सामने वाक़या हुआ था, जैसे मैंने कहा कि उनको इस बात से उनके वो यूज्ड हो चुके थे, लेकिन दरवाज़ा चलती हुई ट्रेन में खटखटा रहा है कोई और वो गार्ड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता था। कुछ देर तक वो आवाज़ आती रहती है। अब वो आवाज़ जैसे मूव कर रही थी, घूम रही थी, धीरे धीरे वो लोको पायलट के बाहर की तरफ सारे डब्बे में ऐसे खटखट खटखट कराने की आवाज़ आ रही थी। और आप भी जानते हैं कि जो लोको पायलट होता है उसका लोहा कितना मोटा होता है, ऐसे किसी के खटखटाने से उसकी आवाज़ गूंजती नहीं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मानो वो सिर्फ एक पतली सी लोहे की शीट है और उसके साथ कोई खेल रहा है। मदन कुमार आज पहली बार डर रहे थे। इससे पहले कि मदन कुमार कुछ समझ पाते हैं, उनको फिर से वही नज़ारा दिखाई देता है। इस बार ताहिर ने उनको आगाह नहीं किया था। ट्रेन के बीचों बीच फिर कोई लड़की खड़ी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए थे, जैसे मानो शायद ट्रेन को रोकने का इशारा कर रही थी या कुछ और, ये तो नहीं पता था। लेकिन मदन कुमार इस बार स्पीड स्लो नहीं करते, बल्कि वो इस स्पीड को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको कुछ और ही अंदेशा हो रहा था। इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। देखते ही देखते वो जब ट्रेन बिल्कुल उस औरत के पास पहुंचती है, मानो जैसे वो औरत हवा में गायब हो जाती है। अब जितना ठंडा माहौल ट्रेन के बाहर का था, ट्रेन के अंदर उतना ही माहौल गर्म हो चुका था। मदन कुमार पसीने से तरबतर थे। ताहिर मानो जैसे वो तो अपने होशो-हवास में नहीं था, वो पागलों की तरह कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। मदन कुमार काफ़ी बार सोच रहे थे कि मैं ट्रेन को रोकूं, क्या करूं? सिंगल ट्रैक था, इतना रिस्क ले नहीं सकते थे। विदाउट इंटीमेशन अगर वो ट्रेन को रोकते हैं और अगर कोई दूसरी ट्रेन के आने का समय हो जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। और अभी किसी बिल्कुल पास वाले स्टेशन से दूरी भी बहुत थी, इसलिए अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। बस वो इंतज़ार कर सकते थे कि जो ये डर का वातावरण हो चुका है, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, या कोई स्टेशन जल्दी से जल्दी, हम स्टेशन तक जल्दी से जल्दी पहुँचें, फिर मैं कुछ ना कुछ करूँगा। अब मदन कुमार ताहिर से पूछते हैं कि बेटा ये तेरे साथ क्या क्या हो रहा है? मेरे साथ तो ऐसा सब कुछ पहली बार हो रहा है और सच में ये बड़ा डरावना है, ये चीज़ क्या है? ताहिर दुबका हुआ बैठा हुआ था कोने में। उसकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था, मदन कुमार की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। ताहिर को तो शायद कोई इतनी ज़िम्मेवारी थी नहीं, लेकिन मदन कुमार के साथ उस डर का सामना करने के अलावा एक और ज़िम्मेवारी भी तो थी। उन्होंने ट्रेन को भी चलते रहना था, उसका भी ध्यान उन्होंने रखना था। लेकिन शायद जैसा मंज़र उनके सामने आता जा रहा था, वो अपनी ड्यूटी सही से निभा पाते, ये होना मुमकिन नहीं लग रहा था। क्या वो जो चीज़ थी वो दिमाग से खेल रही थी मदन कुमार के और ताहिर से? क्या वो उस ट्रेन का एक्सीडेंट कराना चाहती थी? अब तीसरी बार जब इनका एनकाउंटर होता है उस चीज़ से, ये और भी भयावह था, और भी डरावना था। मदन कुमार अपने आप को संभालने की कोशिश कर पा रहे थे कि नहीं, ये तो पक्का नहीं था। लेकिन इससे पहले कि ये इस चीज़ के बारे में सोचते भी, फिर से वो इनको सामने नज़र आती है। और अब उस चुड़ैल की पीठ नहीं थी, वो बिल्कुल सामने खड़ी थी और देखते ही देखते वो अब भागते भागते ट्रेन की तरफ ही आना शुरू होती है, मानो जैसे ट्रेन से टकरा जाएगी। कुछ समय बाद वही होता है,
जिसको लेकर मदन कुमार डर रहे थे। अचानक से जैसे वो ट्रेन से टकराती है, ट्रेन को भी एक झटका सा लगता है। किसी इंसान या किसी ऐसी चीज़ से अगर ट्रेन टकराए तो ट्रेन को तनिक भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेन एक झटका खाती है और फिर अपनी स्पीड पकड़ लेती है। मदन कुमार तो हिम्मत हार चुके थे। ताहिर का तो नामो निशान नहीं था, वो तो बस दुबक कर बैठा हुआ था। लेकिन जो वो चीज़ टकराई थी अब ट्रेन के साथ, वो इनके साथ कुछ करने वाली थी क्या? उस समय ट्रेन काफ़ी स्पीड पर चल रही थी। अब फिर से दरवाज़ा खटकता है। जो दरवाजे के ऊपर शीशा बना होता है, वहां पर ओस चिपकी हुई थी और उस ओस में एक चेहरा बनता है। मदन कुमार ताहिर को कहते हैं कि किसी भी हालत में दरवाज़ा मत खोलना, ये कुछ और ही है, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ताहिर कहता है, पर आप ट्रेन की स्पीड को स्लो क्यों कर रहे हो? मदन ध्यान देते हैं कि उनका हाथ किसी भी कंट्रोल पर नहीं था, लेकिन ट्रेन धीरे 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 अपनी गति कम कर रही थी। मदन कुमार जल्दी से कंट्रोल को करने की कोशिश करते हैं, वो कंट्रोल को दोबारा अपने अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना मर्जी कोशिश करने की कर रहे थे वो, ट्रेन धीमी होती जा रही थी। मदन कुमार को, ताहिर को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उनको पता था कि ट्रेन रुकी तो कुछ ना कुछ हंगामा होगा। कुछ समय बाद ट्रेन रुकती है। एकदम से ट्रेन की लाइट बंद हो जाती है और एक चीख, इतनी ऊंची, इतनी तीखी और इतनी खौफनाक चीख कि मदन कुमार और ताहिर मानो जैसे मौत से पहले ही साक्षात मौत के दर्शन पा लेते हैं। जैसे ही वो चीख बजती है, ताहिर और मदन कुमार भी ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर देते हैं और अचानक से धीरे 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 फिर ट्रेन की रोशनी आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब उस लोको पायलट में रोशनी आती है तो अब उस लोको पायलट में 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। एक को तो लोगों की श्रेणी में रखना ही गलत है। मदन कुमार, ताहिर और वो चुड़ैल। मदन कुमार के मुताबिक उस चुड़ैल का चेहरा इतना भयानक था, मानो जैसे फूला हुआ था, सफ़ेद कलर का चेहरा। अगर कोई इंसान काफ़ी देर तक पानी में पड़ा रहे और उसका जैसे चेहरा फूल जाता है, वैसा ही चेहरा उसका था। बड़े गुस्से में वो लग रहे थे। वो मदन कुमार की तरफ देखकर कहती है, तुम मासूम हो। मदन कुमार उसकी आंखों में देखते हैं। जितना खौफ उसकी आंखों में नजर आ रहा था, शायद उतना डर भी उसकी आंखों में मदन कुमार महसूस कर पा रहे थे। वो फिर से कहती है, तुम मासूम हो। अब वो ताहिर की तरफ घूमती है और फिर उसकी तरफ देख के कहती है, लेकिन तुम नहीं। अचानक से एक ऊंची चीख की आवाज आती है, उसके साथ ही फिर से लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो फिर उस लोको पायलट में ताहिर और मदन ही थे। ताहिर वैसे ही दुबक कर बैठा हुआ था और मदन अब बिल्कुल सहम चुके थे। इससे पहले कि दोनों में कोई बात होती, एक लंबी शांति थी और फिर से दरवाज़ा खटकता है। लेकिन इस बार दरवाज़ा खटकने के साथ आवाज़ भी आ रही थी। सर क्या हुआ? मैं आपको वाईफाई पर आवाज़ लगाए जा रहा हूँ, आप बोल क्यों नहीं रहे? वो देखते हैं कि बाहर जो गार्ड था वो चिल्लाया जा रहा था और जैसे ही ये दरवाज़ा खोलते, कहता क्या हुआ, ट्रेन में कोई समस्या आ गई? अरे मुझे बताओ तो सही, कोई समस्या है तो हम पहले उनको इन्फॉर्म करें, या ऐसा ना हो कहीं कोई ट्रेन आ जाए। लेकिन जैसे ही मदन कुमार सेंसेस में आते, कहते जल्दी जल्दी तुम पहुँचो, पहुँच के मुझे करो, कनेक्ट करो, मैं ट्रेन चलाता हूँ, कुछ नहीं हुआ। अब जल्दी से वो ट्रेन को चलाते हैं, उसकी गति बढ़ाते हैं ताकि मैच कर सके। और जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचते हैं, बड़ा स्टेशन था आगे कोई, वहाँ पर वो अपने और ताहिर की रिपोर्ट करते हैं कि हमें कोई काफ़ी क्रिटिकल हेल्थ इशू हो रहा है, जिससे हमारा विज़न हमारा साथ नहीं दे पा रहा, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी
इस ट्रेन का लोको पायलट, हम दोनों को चेंज किया जाए। जो उनकी बहुत समझदारी वाली चीज़ थी, क्योंकि अब वो सेंसेस में नहीं थे, खासतौर पर ताहिर, इनका भी हाल बुरा था। और वो इमीडिएटली जो दलील देते हैं उसको माना भी जाता है, और उसके बाद वो जाने और ट्रेन जाने और उसके लोको पायलट जाने, ये उतर जाते हैं। उसके बाद फिर ये छुट्टी लेते हैं लंबी, क्योंकि रह रह कर इनके आती है, मतलब विजन्स आते हैं, और ये एक दरख्वास्त भी देते हैं कि ये ताहिर के साथ दोबारा से असिस्ट नहीं कर पाएंगे, ताहिर को असिस्ट नहीं कराएंगे। और इनकी दरख्वास्त मान भी ली जाती है, क्योंकि इनको कुछ लग रहा था कि ताहिर में कोई समस्या है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे ताहिर, क्योंकि अब वो चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहे थे कि भाई ये कैसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद फिर इन्होंने सफ़र नहीं किया। लेकिन आज जब ताहिर की मौत की खबर सुनते हैं, उसके बाद दुख तो होता है, सोचते हैं कि पता कराएंगे। फिर इनको एक नाम याद था, राशिदा। जब ये ताहिर के घर, ताहिर का पता लेने जाते हैं, मतलब अफसोस करने जाते हैं उनके माता पिता के साथ, तो फिर ये आसपास के लोगों से भी बात करते हैं। धीरे धीरे फिर ये पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर राशिदा की मौत की रिपोर्ट लिखी गई थी। वहां से पता लगता है कि राशिदा की जो लाश है वो नदी से मिली थी, डूबने से। अब केस तो जो था वो खुद को ही ख़त्म करने का था, लेकिन लगता नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से वो जो आत्मा थी वो ताहिर की तरफ देखकर कह रही थी, तुम नहीं हो मासूम, हो सकता है कि ताहिर ने कुछ ना कुछ गलती की हो, कुछ ना कुछ गुनाह किया हो। फिर वो राशिदा के घर भी जाते हैं। राशिदा के घर जाने पर पता लगता है कि राशिदा और ताहिर प्यार तो आपस में करते थे, लेकिन हमने मना कर दिया था, और राशिदा एक बहुत ही होनहार लड़की थी। ऐसा नहीं है कि उनको ताहिर से कोई समस्या थी, लेकिन बस नहीं उनको पसंद था। और जब हमने अपनी बेटी को समझाया तो बेटी समझ चुकी थी कि ठीक है, जहाँ पर माँ बाप कहेंगे, माता पिता कहेंगे, वहीं पर भी मैं शादी कराऊंगी। लेकिन ताहिर काफ़ी पीछे पड़ा रहता था। हमें नहीं पता राशिदा ने क्यों अपने आप को ख़त्म किया। हम यही समझते हैं कि शायद राशिदा तंग आ चुकी थी ताहिर से, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, हम क्या दिखाएं। ताहिर के जाने का भी हमें दुख तो है, लेकिन हमारी बेटी, हमें लगता है कि वो अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकती। तो फिर क्या, जो आप सोच रहे हैं वही मदन कुमार सोच रहे थे, कि कहीं ताहिर ने गुस्से में आकर राशिदा को ख़त्म कर दिया हो, उसको नहर में धक्का मार दिया हो, और उसी की आत्मा भटकती है। उन्होंने राशिदा की तस्वीर देखी, लेकिन जो चुड़ैल थी, जिसका इतना रंग, वैसे उसका चेहरा फूला हुआ था कि उसकी अच्छे से नज़र नहीं आ रही थी, शायद काफ़ी देर तक उसको देखने के बाद भी वो पहचान नहीं कर पा रहे थे कि सच में वो राशिदा ही थी, उसकी ही आत्मा थी कि नहीं। लेकिन उनको अब ताहिर पर शक था। हालांकि इस चीज़ का जवाब देने के लिए अब ताहिर भी जिंदा नहीं था। उन्हें दुख था कि एक जवान लड़का ऐसी मौत मरा। फिर उन्होंने उस पायलट से, यानी लोको पायलट जिसे हम कहते हैं, ड्राइवर से बात की ट्रेन के, जब जिसके असिस्टेंस में उसने, वो लोको पायलट में था और चलती ट्रेन में छलांग लगाई, और पता लगा कि पता नहीं वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि वो मुझे ले जाएगी, आज वो मुझे ले जाएगी, प्लीज़, मैंने तुम्हें जानबूझ कर नहीं, मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा, मैंने अपने आप को भी ख़त्म करने की कोशिश की, ये चिल्ला रहा था, लेकिन मैं कर नहीं सका, मेरे में हिम्मत नहीं, और पता नहीं इसने दरवाज़ा खोला और जंप लगा दी। फिर उन्होंने कई लोको पायलट से पूछा जिनके साथ ताहिर ने सफ़र किया था। उनमें से कईयों ने बताया कि ताहिर काफ़ी अजीब सी हरकतें करता था। वो कहता था, मुझे कुछ नज़र आता है, नज़र आती है। शायद वो इस डिसीजन पर पहुंचे कि शायद ताहिर ने ये सोचा होगा कि हम मिलेंगे, उसको कहा होगा कि हम आखिरी बार मिलेंगे। ताहिर के मन में ये होगा कि मैं इसको मारने के बाद खुद मर जाऊंगा, हम किस्सा ख़त्म करेंगे। उसने राशिदा को तो मार दिया, लेकिन खुद अपने आप को ख़त्म करने की हिम्मत ना जुटा सका। लेकिन राशिदा अपने वादे पर पक्की होगी। अब राशिदा उसको लेकर जाना चाहती थी, और आखिर में वो उसको लेकर चले भी गए। जो ये थ्योरी मदन कुमार बना रहे थे, किशन कुमार सब कुछ ये सुन रहे थे, हक्के बक्के थे। ये बात तब की है जब ये सारी बात उन्होंने बताई थी। उसके बाद तो ये जाते भी हैं उनके फैमिली के पास, ऐसे किस्से भी हो जाते हैं। उम्मीद है ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर।
मेरठ की उस कॉलोनी में वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था। एक छोटी सी कॉलोनी थी। अब कॉलोनी में जितने भी घर थे उनको पड़ोसी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनका आपस में मिलना, आपस में आपसी व्यवहार इतना अच्छा था कि जैसे मानो एक ही परिवार हो। सभी एक दूसरे के सुख दुख में साथी थे। कई बार तो बीच में जो इनके पार्क होता था वहां पर ये इकट्ठे होकर खाना भी, कई बार जैसे डिनर होता है ना, वो भी एक साथ करते थे। इतना आपस में प्यार था। उस कॉलोनी में कुछ घर खाली भी थे, और वो जब भी कोई रेंट पे आते जाते थे उनका व्यवहार उनके साथ भी वैसा ही होता था। कोशिश करते थे घुलने मिलने की। अगर कोई उनके साथ घुलता मिलता फिर तो ठीक है, अगर नहीं होता तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब उस कॉलोनी में एक चीज और भी थी। वहां पर एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी बहुत पहुंची हुई चीज थी। और उन पंडित जी की एक चीज और भी थी उस कॉलोनी में। जैसे तकरीबन अगर आप मान के चलिए कि 20 परिवार थे। 20 परिवारों में से 12 के करीब हिंदू परिवार थे, 3-4 के करीब सिख परिवार थे, और 3-4 के करीब मुस्लिम परिवार थे। लेकिन सभी के सभी उन पंडित जी की बहुत उनका सम्मान करते थे, उनका बहुत आदर करते थे। भाईचारे की मिसाल थी। अब भाईचारे की मिसाल तो यहाँ पर ही आ जाती है कि जैसे मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम और सिख होने के बावजूद ये बड़े परिवार की तरह एक रहते थे। इसलिए कई कई बार तो मिसाल भी दी जाती थी आसपास के लोगों के द्वारा कि भाई देखो कितना अच्छा रहते हैं, कितने अच्छे तरीके से रहते हैं, इंसान अच्छा होना चाहिए, बस और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो माहौल होते हैं एक जैसे नहीं रहते। अब ये जो पंडित जी है ना, ये पंडित जी ना सिर्फ इनका आदर सम्मान था, लेकिन आदर सम्मान जो होता है वो कमाना भी पड़ता है। शायद पंडित जी का आदर सम्मान इसलिए था क्योंकि उन्होंने कमाया था। अगर परिवार में किसी को कोई समस्या होती थी किसी तरीके की अदर देन मेडिकल, तो पंडित जी समाधान करते थे। किसी के घर में कोई समस्या आ रही है तो पंडित जी समाधान करते थे, और उनका जो निशाना होता था वो अचूक होता था। इसलिए सब पंडित जी को बहुत मानते थे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। क्योंकि वो पंडित जी को एज ए किसी पर्टिकुलर एक धर्म का रिलीजियस पर्सन नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान समझते थे जो जिसकी परमात्मा के साथ सीधी सीधी बात है, कनेक्शन है। अब क्या होता है कि पंडित जी को कुछ काम के लिए उनको कोई काम पड़ता है, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई इस बार मैं 6 महीने बाहर रहूंगा। तो सब कुछ ध्यान से रखना, ध्यान रखना, ठीक करना सब कुछ। अब बड़े लोग थे जो इस चीज़ को लेकर दुखी थे कि भी पंडित जी इतनी देर के लिए जा रहे हैं। हाँ, कभी कभी पहले जाते थे, कभी 10 दिन बाहर चले गए। कोई अगर कहीं प्रोग्राम होता था, धार्मिक प्रोग्राम होता था, तो बाहर रहना पड़ता था, लेकिन इतनी देर तो कभी पंडित जी रहे नहीं थे। बच्चों के साथ बहुत प्यार था पंडित जी का, बच्चे बहुत प्यार करते थे। अब बच्चे भी मायूस हो गए, लेकिन भाई जहाँ पर जाना है जरूरी वो तो है ही है। इसलिए पंडित जी अब चले जाते हैं। और ये जो इनका ट्रिप था फॉरेन का ट्रिप था, क्योंकि कोई इनके भगत थे फॉरेन में, उन्होंने इनको स्पेशली बुलाया था, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि आप 6 महीने में हम कई जगह पे आपको घुमाएंगे। आपकी जो मतलब आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसका हम उपयोग करेंगे। अब मैं ये पंडित जी के बारे में बात इसलिए कह रहा हूँ कि पंडित जी के जाने के सिर्फ 5 या 7 दिन के बाद की बात है। यहाँ पर एक परिवार आता है। जो ये परिवार था देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन एक समस्या थी। इस परिवार में 4 लोग थे, हस्बैंड वाइफ, एक लड़की उनकी और एक लड़का। 3 तक तो बात ठीक थी। जो लड़का था ना, वो अपाहिज था। वो ना बोल पाता था। उसकी जो एक बाजू है वो मुड़ी हुई थी, और टांग भी बिल्कुल मुड़ी हुई थी। अब जब ये रेंट पे आने के लिए आए, बिल्कुल वेरिफिकेशन वगैरह तो सब कुछ की थी। नॉर्मल परिवार था, जैसे जॉब वगैरह पे हस्बैंड जाते थे। जो वाइफ थी होम मेकर थी, और लड़की भी ठीक थी, कोई ऐसी बात नहीं। और कुछ ही दिनों में इन्होंने ये घुल मिल गए सारे मोहल्ले के साथ, सारी कॉलोनी के साथ। ठीक वैसे ही जैसे मैंने कहा कि घरेलू संबंध भाई, खाना पीना भी कभी कभी एक साथ। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इन लोगों को आए कुछ समय हो गया। लेकिन कोई ऐसा बदलाव था जो शायद धीरे धीरे लोगों ने महसूस करना शुरू किया, लेकिन जब तक महसूस किया तब तक कुछ ज़्यादा देर हो गई थी। हुआ क्या कि अब मोहल्ले हैं, कॉलोनी है, कॉलोनी में पार्क वगैरह हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चों को चोटें भी लगती हैं। लेकिन ये चोटों का जो सिलसिला था ना, वो कुछ ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गया था।
इस कॉलोनी में बच्चे कभी किसी के घर चले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी किसी के घर चले जाते थे, ऐसे ही उस परिवार के घर भी चले जाते थे। लेकिन एक बात होती थी, एक तो जैसे मैंने कहा कि बच्चों के गिरने का मतलब चोट लगने का सिलसिला तो बड़ा था। दूसरी ओर जब भी जो शुरू में जिस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया जा सकता था, जैसे अब कोई बच्चा खेलते खेलते जा रहा है तो पर्टिकुलरली एक घर में तो जाएगा नहीं, कभी किसी के घर में चले गए, कभी किसी के घर में चले गए। तो क्या होता था कि जब बच्चे, खास तौर पर जो बाद में पता लगा, जब इनके घर से वापस आते थे ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते थे, थके हुए होते थे। ये बात शुरू में तो किसी ने गौर की नहीं, लेकिन बाद में पता लगी। धीरे धीरे सिलसिला चलता जा रहा था, जो बड़ी हल्की फुल्की चोटें थी वो अब गंभीर होने लग पड़ी। कई बार तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए बच्चे, कई बच्चों को अचानक बेहोशी हो जाती, इस तरीके के मामले होने लग पड़े। कुल मिलाकर कहें कहें कि पंडित जी के जाने के बाद ये मोहल्ला एक तरह का डिस्टर्ब हो गया। अब पंडित जी से फ़ोन पर बात होती, पंडित जी छोटे मोटे उपाय बताते कि ऐसा करो, कुछ देर के लिए फ़र्क तो पड़ता, लेकिन उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता। इस दौरान सबकी गलती ये रही कि किसी ने पंडित जी से इसके बारे में बात करने की कोशिश भी नहीं की कि हमारे नेबर आए हैं ऐसे ऐसे। क्योंकि दूसरी ओर एक चीज़ देखने को मिल रही थी कि जो उनका बेटा है, जो अपाहिज है, वो धीरे धीरे बोलने लग पड़ा था। धीरे धीरे वो अब उसका जो हाथ मुड़ा हुआ था वो भी ठीक होने लग पड़ा था, पाँव भी उसका ठीक होने लग पड़ा था। यानी कि अपाहिज था लेकिन वो ठीक होने लग पड़ा था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बेचारा ऐसा है, ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन उसका उसका ठीक होने का जो कारण था वो बड़ा खौफनाक था। अब क्या होता है कि जैसे जैसे वो तारीख नज़दीक आती जा रही थी, जब पंडित जी के आने का समय हो चुका था, हादसे अचानक से बढ़ने शुरू हो गए। तो फिर मोहल्ले वालों ने इस चीज़ को लेकर किया कि भाई अब कोई भी बच्चा पार्क में नहीं खेलेगा, किसी के घर नहीं जाएगा। कुछ मोहल्ले में बहस वगैरह भी होने लग पड़ी कि भाई किसी पे शक है, ये है वो, ऐसा वैसा। लेकिन उस परिवार पर कोई शक कर नहीं रहा था। अब एक दिन वो परिवार अचानक से घर छोड़ के चला जाता है। अगले दिन ही पंडित जी आते हैं, जो कि उनके आने का निश्चित समय था। हालांकि वो जो लड़का था वो बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल तंदुरुस्त हुआ नहीं था उनका। इनको भी, लोगों को बड़ी हैरानी थी कि अचानक से क्यों चले गए। जो मकान का मालिक था उनसे पूछा कि भाई साहब, ये कहते पता नहीं अचानक से कोई ड्यूटी ट्रांसफर होगी, जो भी है। जब पंडित जी आते हैं ना उस मोहल्ले में, अचानक से वो आंख बंद करते हैं, कहते हैं अरे शुक्र है मैं जल्दी आ गया, नर्स होते होते बचा। तो सभी कहने शुरू करते हैं पंडित जी क्या हुआ। फिर पंडित जी कहते हैं सबको बुलाओ। रात का समय होता है, पार्क में सबको बुलाया जाता है। अब वो देख रहे हैं कि जो बच्चे, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे, किसी के माथे पर पट्टी बंधी हुई है, किसी के हाथ पर पट्टी बंधी है, किसी का चेहरा मुरझाया हुआ है, कोई अब ज़्यादा बोल नहीं रहा। पंडित जी कहते हैं जो वो आए हैं उनका कोई खबर है। तो कहते किसकी, कहते वही जो छोड़ कर गए होंगे एक दो दिन पहले। तो ये कहते हैं आपको कैसे पता लगा। तो पंडित जी कहते हैं आप उसको छोड़ो, वो उनकी खबर लगाओ, मकान मालिक को बुलाओ जरा। अब मकान मालिक को बुलाया जाता है, वो कहते हैं उनको फ़ोन करो। फ़ोन करते हैं, फ़ोन वगैरह कोई लगता नहीं है, नंबर स्विच ऑफ। पंडित जी हंसने लग पड़ते हैं। तो कहते हुआ क्या, कहते हैं अच्छा कोई उनकी कोई मतलब और आइडेंटिटी, तो आधार कार्ड वगैरह जो भी दिखाया होता है या कंपनी का, कहते हैं छोड़ कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ गलत है, मतलब रॉन्ग है। तो ये सभी पूछते हैं कि पंडित जी बताओ तो सही हुआ क्या। अब पंडित जी कहते हैं कि इतना शुक्र मनाओ कि मैं आ गया। कहने का मतलब है कि परमात्मा ने मुझे भेज दिया, 6 महीना का टूर खत्म हो गया। क्योंकि वो जिस नीयत से आए थे, तुमने एक चीज़ नोट नहीं की कि मेरे जाते ही वो आ गए। क्योंकि उनको पता था कि जब तक मैं इस कॉलोनी में हूँ तब तक कुछ हो नहीं सकता। और उनका इस कॉलोनी को टारगेट करने का एक कारण था कि इस कॉलोनी में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। अब उनका ना, आपने एक चीज़ देखी होगी, जब बच्चा आया था वो बड़ी बुरी तरीके से अपाहिज था। धीरे धीरे वो बच्चा ठीक होता गया, क्योंकि उन्होंने काले जादू के जरिए आपके बच्चों से, जो भी आपके बच्चों के धीरे धीरे प्राण हैं वो उस बच्चे में जा रहे थे। वो बच्चा ठीक होता जा रहा था और आपके बच्चों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए चोटें ज़्यादा हो रही थी। जब भी वो उनके घर से बच्चे आते, वो कुछ खाने को देते, बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता और उसके धीरे धीरे प्राण जो हैं वो उनके बच्चे में जाने लग पड़ रहे थे, उसकी शक्ति जो उनके बच्चे में जाने लग पड़ी थी। अभी उनका ये क्रम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि कम से कम 2 बच्चों की बलि होनी थी। 2 बच्चों की कम से कम बलि होती तो उसके बाद उनका बच्चा ठीक होता। शायद वो ढील बरत गए, जो कि अच्छा हुआ, क्योंकि उनको भी शायद पता था कि मैं 6 महीने में वापस आ जाऊंगा, इसलिए वो रातों रात छोड़ कर चले गए। अगर मैं समय सिर ना आता तो 2 बच्चों की मौत होनी थी इस कॉलोनी में, और उनका बच्चा ठीक हो जाना था।
जब ये सुनते हैं सब हक्के बक्के रह जाते हैं, मालिक भी हक्का बक्का रह जाता है। गलती बेचारे उसकी भी नहीं थी, अब वो भी क्या ही कर पाता। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को लेकर पाबंदी लगा दी कि जो भी आएगा उसकी अच्छे से हम पूछताछ करेंगे। हालांकि पंडित जी का सारा था, लेकिन इंसान को कभी ना कभी बाहर जाना पड़ता है और कभी कभी वो पक्के तौर पर भी चले जाता है। इसलिए ऐसे लोग भी आपके आसपास आ जाते हैं, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे पहले हम आज का वीडियो ख़त्म करें, हम थोड़े से कमेंट्स हैं जो उनको रीड आउट कर लेते हैं। भाई हमारे व्यूअर्स जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, तो जो जिनको लगता है कि उनके कमेंट्स आज के इस एपिसोड में आ सकते हैं वो देखते रह सकते हैं। जो चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट्स का जिक्र करूं वो कर सकते हैं मेंशन अपने कमेंट्स, और जो चाहते हैं कि भाई ना मेरे कोई कमेंट्स को मेंशन करे ना ही मैं देखना चाहता हूं, तो उनके लिए वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं कमेंट्स की ओर और देखते हैं भाई क्या क्या लोग चाहते हैं। तो सबसे पहले वर्चुअल वाई फैक्ट्स कह रहे हैं, राम राम सुनील भाई। अरे भाई थैंक यू सो मच। इसके अलावा हाँ, अपने जतिन पाठी जी हैं, जतिन त्रिपाठी जी हैं, वो भी हर बार हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। तो जतिन त्रिपाठी जी हर हर महादेव। इंस्पायर लव फ्रॉम असम, इंस्पायर जी धन्यवाद बहुत बहुत। रैंडम गाय फन कह रहे हैं, पाजी जलंधर सिटी की कोई स्टोरी सुनाओ। भाई जलंधर सिटी की ना मैंने कुछ समय पहले एक स्टोरी सुनाई है, मुझे अब उसका ना टाइटल याद नहीं है घर से रिलेटेड। हाँ याद आ गया, लालच खौफनाक बला है। उसमें 2 कहानियां हैं घरों की, उसमें से एक कहानी जलंधर की है, तो आप वहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं मेरे एपिसोड्स में। और संगीता जी का तो ऑलरेडी मैंने नाम ले लिया था, फिनिक्स जी के बारे में भी बात हो चुकी थी। इसके अलावा जगदीप कौर जी थोड़ी जी अभी भी नाराज़ हैं, वो कह रही हैं मेरे हाइप लाइक किसी चैनल पे नहीं करती, लेकिन आपने आप के करती थी, आपने बोला और चैनल को भी करो, अब कभी कभी ही करती क्योंकि आप तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपकी स्टोरी अच्छी है, सुनाने का वे अच्छा है। जगदीप जी आप बात को गलत समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ना किया करो। मैंने कहा कि ठीक है, जो ये हाइप का जो ऑप्शन है ना वो यूट्यूब ने क्यों दिया, ताकि जो चैनल ग्रो कर रहे हैं उनको हाइप मिलेगी और ग्रो करेंगे। मैंने आपको सिर्फ इतना कहा था कि मेरा जो कंटेंट है वो डेली का कंटेंट है। अब डेली के कंटेंट में आप हाइप कर रही हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप कोई और चैनल भी देखती हैं, अगर आपको कोई और चैनल पसंद है तो उनका भी हक है कि उनको भी हाइप मिले। अदरवाइज मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं है कि भाई आप बस उनको हाइप कर दो मुझे ना करो। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि आप सिर्फ मुझे हाइप करना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, आज से आप सिर्फ मुझको ही हाइप किया कीजिए। देन जगदीप कौर जी का हो गया। हाँ बीटीएस आर्मी कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आया, बीटीएस आर्मी जी आपका नाम भी आ गया। देन बीबीएस विंग्स कह रहे हैं लव फ्रॉम नेपाल, आई यूज टू लिसन यू बिकॉज द वे यू टॉक अमिट एक्सप्लेन इज जस्ट एज अमेजिंग, थैंक्स फॉर पोस्टिंग न्यू वीडियोस डेली। थैंक यू सो मच भाई, नेपाल से आप याद करते हैं। अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हैं तो बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशंस। वेस्ट इंडीज़ टीम को आपने 2 बार हरा दिया है, तो आपकी टीम अच्छी उभर रही है। और साथ के साथ ही मैं दुआ करूंगा कि आपके जो हालात हैं देश के बिल्कुल स्थिर हों और जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी हो। इसके अलावा एम सिंह जी कहते हैं मैं तो पहले ही हाइप कर देती हूँ। एम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देन इसके अलावा हाँ 1-2 चीज़ें हैं जो मैं इनको फिर आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इस पर बात करना नहीं चाहता था, लेकिन अभी हमारे सिद्धार्थ हाउसिंग जी हैं जो हमारे मेंबरशिप भी मेंबर भी हैं। उनके अलावा 1-2 और लोग हैं। एक भाई पहले फैज़ल जी को कर देते हैं क्योंकि ये भी मैसेज करते हो, मैं उनको शायद एड्रेस नहीं कर पाया। तो फैज़ल कहते हैं गुड गोइंग, द वे यू नरेट द कन्वर्सेशन बिटवीन द कैरेक्टर इज एग्जैक्टली हाउ दे मस्ट हैव स्पोकन इन दोज मोमेंट्स, नाइस कैच, आई वोट फॉर लेंथी वीडियोस लाइक दिस गुड। सो फैज़ल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐसे अप्रिसिएशन का। और हाँ ठीक है, कईयों को जैसे स्टाइल ये पसंद आता है, आप उनमें से एक को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं अपने भाई की, जो कह रहे हैं कि सिद्धार्थ हाउसिंग जी प्लीज़ इनवाइट अक्षय वशिष्ठ जी प्लीज़। इसके अलावा एक और अपने भाई ने भी कहा था कि संयम मंगी और अक्षय वशिष्ठ जी को बुलाओ। 2 चीज़ें हैं भाई, अक्षय वशिष्ठ जी को मैंने बहुत पहले इनवाइट किया था, जब मैं उनके चैनल पर आया था ना, तो तब
उसके बाद मैंने उनको फेस टू फेस भी इनवाइट किया था कि भाई अब आप मेरे चैनल में भी आना, तो उन्होंने कहा था चलो ठीक है। देन उसके बाद मैंने 2 बार शायद उनको रीच आउट किया। एक बार फ़ोन पर भी बात हुई तो बिजी थे थोड़े से। उसके बाद फिर एक बार और मैंने रीच आउट किया था, तो वो कहा था कि भाई अभी थोड़ा सा आप ग्रो कर जाइए, जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा तब मैं आऊँगा। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी नज़र में चैनल ग्रो होना किसे कहते हैं, 10,000 सब्सक्राइबर, 50,000 सब्सक्राइबर्स या 1 लाख सब्सक्राइबर्स। तो फिर उनका तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं आने की, क्योंकि अब मैं उनको दोबारा से रीच आउट नहीं करूँगा। अब एक पर्सन कर रहा है इग्नोर, देन उसके बाद मैं बार बार क्यों उनको बोलूँ, है ना। एक बात है। दूसरी बात है संयम अंगी जी की। संयम अंगी भाई को मैंने लास्ट ईयर, इस साल सॉरी, जनवरी में शायद किया था, दिसंबर या जनवरी में रीच आउट किया था। तो उनका मैसेज आया था, कुछ उनके घर में ट्रेजेडी हुई थी और उन्होंने कहा था कि भाई मैं जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल होता हूँ तो फिर मैं ज़रूर आपके चैनल पर आऊँगा। और मैंने 1-2 बार इस चीज़ के बारे में मेंशन भी किया है कि भाई उन्होंने कहा तो ज़रूर आएंगे, लेकिन उसके बाद मैंने कम से कम उनको 4 से 5 बार उनको मैसेज किया, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब ये चीज़ मैं वीडियो में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन काफ़ी बार कमेंट्स आते हैं कि भाई आप इनको बुलाओ, और आपको लगता होगा भाई मैं इनको बुलाना नहीं चाहता। भाई क्यों नहीं बुलाना चाहूँगा, आपको पता है कि ये हॉरर के वर्ल्ड में बहुत बड़े नाम है, और शायद वो इसलिए आते भी नहीं है कि भाई एक स्मॉल चैनल में वो क्या करेंगे आकर, ठीक है। और इसलिए वो भी अपनी जगह ठीक है भाई। देखो हर एक को अपनी स्टेटस की चिंता होती है, हर एक को अपनी रेपुटेशन की चिंता होती है। एक इतना बड़ा स्टोरी टेलर अगर छोटे से चैनल पर आ रहा है तो उसको भी अपना होगा भाई, लोग क्या सोचेंगे कि ये तो हर जगह जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरे, आपको पता मेरे वीडियोस पर कितने व्यूज़ जाते हैं, कई कई वीडियोस पर लाखों में व्यूज़ जाते हैं जब मैं किसी के एज ए गेस्ट जाता हूँ। और जब भी कोई मुझे स्मॉल चैनल यानी कि 1-2 हज़ार 3 हज़ार वाला मुझे रीच आउट करता है ना, मैं सिर्फ उसकी एक चीज़ देखता हूँ, उसकी कंसिस्टेंसी। अगर वो सीरियस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं जाने में। लेकिन अगर वो सीरियस नहीं है कि भेड़ चाल में उसने भी पॉडकास्ट शुरू कर दिया कि अच्छा यार पॉडकास्ट तो बड़ा चल रहा है मैं भी कर दूं, और महीने 2 महीने बाद गायब, मुझे पता लग जाता है। अब मैंने एक गलती की थी, एक लड़कियां थी 2, उनको मैंने पॉडकास्ट दिया था कि चलो ठीक है बेचारियां शुरू कर रही हैं। उनको मैंने लास्ट ईयर अगस्त में उनका पॉडकास्ट किया था, और आज 1 साल से ज़्यादा हो गया पॉडकास्ट ही नहीं डाला उन्होंने। पता नहीं किस चीज़ में, मतलब जब उनको मैसेज करता हूँ एक आधी बार कि पॉडकास्ट हाँ सर डाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को एंटरटेन करना मैंने छोड़ दिया है। अदरवाइज़ जो लोग सीरियसली सिंसेयर होकर मुझे अप्रोच कर रहे हैं, तो भाई शायद जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो हैं मुझे प्लीज़ इस चीज़ में हमेशा रखिए कि भाई नए चैनल्स पर भी जाओ, क्योंकि सबको बढ़ने का हक है। जो अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है, सिंसियरली मेहनत कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि परमात्मा, वो कहते हैं ना पंजाबी में ना एक बड़ा अच्छा गाना है, कि मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में बताऊंगा कि चंगे चाहे माड़े हालात विच रखी मैनू मेरे मालिका औकात च रखी। तो यानी कि अच्छे हालात हों चाहे बुरे हालात हो, बट परमात्मा से ही दुआ है कि औकात में रखें। तो ये भी मेरी भी दुआ रहेगी कि परमात्मा से कि जब भी मतलब बड़ा ग्रो हो जाए चैनल, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, 5 लाख, जितने भी हो जाए, लेकिन औकात में ज़रूर रखें। और मैं कोशिश कर सकूं कि जो लोग नए आ रहे हैं इस फील्ड में, अगर वो सिंसियर है तो मैं उनका साथ दे सकूं। मैं अक्षय भाई को और संयम अंगी को इस चीज़ में कोई वो नहीं कर रहा कि भाई वो नहीं आते। हर एक की अपनी सोच होती है, अगर उनसे बात करेंगे तो वो अपनी जगह पर सही होंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली एक तरह के मना कर दिया, तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया भाई। उनकी वो इंडिपेंडेंट है इस चीज़ को, और उनकी मर्जी है, वो नहीं आना चाहते तो ना आए। कई बार हो सकता है उनको भाई मेरा स्टाइल या नरेटिंग स्टाइल या मेरा चैनल ही पसंद ना हो। ये तो मेरी अवधारणा है कि मेरा चैनल अभी ग्रो नहीं हुआ। उनकी अवधारणा भी ये हो सकती है कि भाई नहीं, मैं उनके जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पैरामीटर के हिसाब से कोई चैनल पे मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो ये उनकी अवधारणा भी हो सकती है कि उनके पैरामीटर से मेरा चैनल फिट नहीं बैठता होगा। तो जो भी भाई लोग ये सुन रहे हैं, जिनका ये कंसर्न है कि संयम अंगी भाई और अक्षय वशिष्ठ भाई मेरे चैनल पर नहीं आए, मैंने उनको रीच आउट किया है, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, और फर्दर मेरा उनको रीच आउट करने का कोई प्रोग्राम है नहीं। लेकिन फिर भी कभी फेस टू फेस मिलना होगा, उनसे बात करेंगे कि भाई हाँ प्रोग्राम बनेगा तो आप जरूर आना, ऐसे कर लूँगा, लेकिन अभी रीच आउट नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, प्रवीण भाई के बारे में मुकुल भाई बहुत पूछते हैं। मुकुल भाई कहते हैं प्रवीण भाई देखो, प्रवीण भाई एक बार मेरे चैनल पर आ चुके हैं अप्रैल में, तो मैं चाहता हूँ कि प्रवीण भाई को थोड़ा सा लेट लेकर आया जाए। मैंने दिसंबर में आपको टाइम दिया, उसका कारण ये है कि देखो प्रवीण भाई ना जॉब भी करते हैं, वो रहते हैं अपना दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते, दिल्ली में नहीं रहते। तो उसकी वजह से भाई मैं चाहता हूँ कि वो आराम से उनको मैं लेकर आऊँ, और ऐसा नहीं है कि भाई वो
अक्षय भाई जहाँ संयम जैसा भाई जैसा उनका सिस्टम है कि रिस्पॉन्स नहीं, बहुत रिस्पॉन्सिव है। मतलब आप उनके आई थिंक 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके होंगे। अगर आप उनसे बात करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं किसी एक बड़े यूट्यूबर से बात कर रहा हूँ, आपको लगेगा भाई आप किसी घर के बंदे से बात कर रहे हो। इतना हम्बली, इतने हम्बल बंदे हैं। मतलब मैंने जब उनसे बात की, जब वो मुझे मिले, और मैं तो सन रह गया यार यार, मतलब क्या इंसान है यार, क्या बंदा है। मतलब मन खुश हो गया उनके साथ मिलके। और उसके बाद एक बार और मिले, दूसरी बार मिले, हालांकि उनके साथ तब पॉडकास्ट नहीं था, वो किसी और काम से हमारे स्टूडियो में आए थे, और इतना अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लोग हीरे हैं जो ज़्यादा पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव आपको नहीं पता लगता। तो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा उनके साथ एक पर्सनल इंटरेक्शन हुई थी, बहुत बड़ी इंटरेक्शन हुई। ऐसे ही और भी कई ऐसे हैं, जैसे अभी सूरज भाई, उनके भी अच्छे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आप उनसे बात करोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि एक बंदे में एक पैसे का भी एटीट्यूड है। और भी कई भाई हैं जिनसे बात करने, सागर भाई हैं, सागर भाई से भी नहीं ऐसा कभी आपको लगेगा कि एक बंदे का एक पैसे का भी एटीट्यूड है। नीतीश भाई हैं, द लिमिटलेस टॉक वाले, उनसे भी ऐसा लगेगा बात करके कभी एक पैसे का एटीट्यूड नहीं है। फिर द रियल वन दीप वर्मा भाई, उनके साथ भी ऐसा नहीं आपको लगेगा कि एक पैसे का भी एटीट्यूड है। तो जो किसी की सिफ्त है वो होनी चाहिए, बाकी चलता रहता है। अभी धीरे धीरे चैनल और ग्रो कर रहा है। आप मेरे जो मेरा अभी ज़्यादा ध्यान बताऊँ क्या चीज़ का, कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट पर लोगों को लेकर आया जाए। कईयों को पसंद आता, कईयों को नहीं आता। अब देखो ना, क्या होता है कि हर एक को अपना व्यू पॉइंट रखने का तो हक है ना, तो मैं वही देना चाहता हूँ। खैर, लंबा हो गया आज का वीडियो, तो उम्मीद है आपको आज के किस्से पसंद आए होंगे। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, जल्दी से मिलेंगे अगले वीडियो में नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।